नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, शोध की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। यथा विषय का चयन, संकल्पना, रूपरेखा निर्माण, सामग्री संकलन एवं स्रोत आदि। मैं पूर्व के वीडियो में इस विषय पर चर्चा कर चुकी हूँ। इसी क्रम में आज मैं इस दूसरे वीडियो में शोध की प्रक्रिया में सामग्री के संकलन की पद्धतियों पर चर्चा कर रही हूँ। पहली पद्धति है फील्ड वर्क पद्धति। फील्ड वर्क पद्धति अर्थात ऐसी पद्धति जिसमें शोधार्थी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जाकर आंकड़ों या सामग्री को एकत्रित करता है। लोक भाषा साहित्य पर कार्य करने के लिए यह पद्धति अत्यंत ही उपयोगी है। शोधार्थी को लोक जीवन की शैली के अध्ययन के लिए आलोच्य विषय की लोक परंपरा से युक्त क्षेत्रों का भ्रमण करना अनिवार्य है। तभी वह वहाँ के लोगों से लोक परंपरा का पूर्ण ज्ञान अर्जित कर सकता है। शोधार्थी टेप रिकॉर्डर की सहायता से उन लोक गीतों को रिकॉर्ड भी कर सकता है, जिससे उसे शोध कार्य करने के दौरान सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार किसी रचनाकार के जन्म स्थान अथवा कर्मस्थली आदि क्षेत्रों में जाकर शोधार्थी प्रामाणिक तथ्यों को एकत्रित कर सकता है। शोधार्थी क्षेत्र विशेष की सभ्यता और संस्कृति का गहन अध्ययन वहाँ के लोगों से मिलकर और बातचीत के माध्यम से कर सकता है। दूसरी पद्धति है कार्ड पद्धति। बहुधा शोधार्थी अपने शोध कार्य के लिए ऐसे विषयों का चयन करते हैं जिनके लिए उन्हें अधिक भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। वे एक स्थान पर बैठकर ही सामग्री को सहजता से संकलित करना चाहते हैं। ऐसी सामग्री पुस्तकालयों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। रजिस्टर पर सामग्री को उतारते चले जाना सहज कार्य हो सकता है, लेकिन उस सामग्री के विवेचन विश्लेषण के समय क्रमबद्ध रूप से शोध कार्य करने के लिए शोधार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण शोधार्थी को ऐसी कार्यविधि से सामग्री संकलित करनी चाहिए कि उसके उपयोग के समय उसे कोई कठिनाई न हो। इसके लिए कार्ड पद्धति श्रेष्ठ पद्धति है। कार्ड पद्धति में 8 गुणा 5 इंच या 6 गुणा 5 इंच के आकार के कार्ड लेने चाहिए। सामग्री संकलित करते समय प्रत्येक कार्ड पर एक ही उद्धरण आना चाहिए। कार्ड पर रचना, रचनाकार, संपादक यदि संपादित पुस्तक हो तो, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान, संस्करण, प्रकाशन वर्ष तथा संदर्भ का पृष्ठ आरंभ में ही लिख दिया जाता है और उसके नीचे उद्धृत की जाने वाली संदर्भित पंक्तियां उतार ली जाती हैं। यदि पंक्तियां ज्यों की त्यों हों तो उन्हें उद्धरण चिन्हों के माध्यम से चिन्हित करना चाहिए, और यदि शोधार्थी ने पंक्तियों का केवल भाव प्रस्तुत किया है तो उन्हें उद्धरण चिन्हों के बिना ही लिखना चाहिए। यदि संदर्भ अधिक बड़ा हो और उसके लिए दूसरे कार्ड का प्रयोग आवश्यक हो तो शोधार्थी को प्रयोग में लिए जाने वाले अन्य कार्डों पर क्रम से संख्या लिख देनी चाहिए तथा उन्हें मोटे धागे की सहायता से बांध देना चाहिए, जिससे उनके उपयोग के समय सुविधा हो। शोधार्थी को कार्ड पर अपने विषय की रूपरेखा के अंतर्गत आने वाले अध्यायों एवं उनके शीर्षकों, उपशीर्षकों को कार्ड के ऊपरी हिस्से पर लाल स्याही से लिखना चाहिए, जिससे उस कार्ड को संबंधित अध्याय के कार्डों के साथ रखा जा सके और उन्हें खोजने में अधिक समय व्यतीत ना हो। शोधार्थी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्ड सामान्य कार्ड से थोड़ा अधिक मोटा हो, ताकि शोध कार्य के पूरा होने तक वह कटे या फटे नहीं। तीसरी पद्धति है साक्षात्कार पद्धति। कुछ शोध विषयों के लिए कवि या लेखक से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा भी महत्वपूर्ण सामग्री संकलित की जा सकती है। किसी कवि या लेखक की जीवनी, उसकी विशिष्ट कृति की रचना की पृष्ठभूमि, भावभूमि, वैचारिक तथा दार्शनिक आधार पर प्रामाणिक परिचय ज्ञात करने में साक्षात्कार पद्धति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। कवि या लेखक के अलावा उसके परिवार के सदस्यों या मित्रों द्वारा भी प्राप्त सामग्री अत्यधिक मूल्यवान होती है। कई बार साक्षात्कार के माध्यम से
कुछ अनछुए पहलू भी शोधार्थी के सामने उपस्थित हो जाते हैं जो उसके शोध को अत्यंत ही उपयोगी, प्रामाणिक और सशक्त बना देते हैं। साक्षात्कार पद्धति के पूर्व शोधार्थी को कुछ बातों का विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिए। पहला, शोधार्थी को शोध विषय से संबंधित प्रत्येक समस्या का प्रारंभिक ज्ञान पूर्णतः होना चाहिए, क्योंकि सूचना देने वाला साक्षात्कार लेने वाले से विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, साक्षात्कार से पूर्व शोध विषय के सभी पक्षों को पहले से तैयार कर लेना चाहिए। तीसरा, साक्षात्कार का समय, स्थान और उद्देश्य तय कर लेना चाहिए। चौथा, साक्षात्कार से प्राप्त सामग्री को उसी समय लिपिबद्ध करना आवश्यक है। टेप रिकॉर्डर साक्षात्कार का उपयोगी माध्यम है। चौथी पद्धति है प्रश्नावली पद्धति। शोधार्थी उक्त पद्धति के द्वारा कम समय में अधिक से अधिक सामग्री संचित कर सकता है। विषय के अनुरूप शोधार्थी कुछ प्रश्नों को तैयार करके उससे संबंधित व्यक्तियों को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए भेज सकता है, या सामूहिक रूप से लोगों के मतों को जानने के लिए लोगों के पास जाकर उस प्रश्नावली को देकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकता है। लिखित होने के कारण इस पद्धति में जानकारियां प्रामाणिक होती हैं। इस पद्धति में अनावश्यक विस्तार से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि शोधार्थी केवल शोध विषय से संबंधित सामग्री के संग्रह के लिए ही प्रश्न तैयार करता है। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि शोधार्थी संबद्ध लोगों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है जिन्हें उसने प्रश्नावली भेजी है। वे लोग यदि प्रश्नावली का उत्तर न भेजें अथवा विलंब से भेजें तो शोधार्थी को समुचित सामग्री के अभाव में ही कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार विषय के अनुरूप सामग्री के लिए अलग अलग पद्धतियां सार्थक बन सकती हैं। किसी एक विषय में कई पद्धतियां भी एक साथ उपयोग में लाई जा सकती हैं। सामग्री के संकलन के बाद शोधार्थी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रबंध लेखन की दृष्टि से उसका कार्य पूरा हो गया है। तथ्यों को एकत्रित करने के बाद उनके उपयोग के लिए पहले उनका विवेचन, विश्लेषण करना आवश्यक होता है। शोध एक व्यवस्थित अथवा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें प्रत्येक कार्य अत्यंत व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। यद्यपि शोध कार्य के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करते समय ही प्रस्तावित विषय का कार्यक्रम सुनिश्चित हो जाता है, किंतु शोध प्रबंध के लिए संकलित सामग्री को पुनः संयोजित करना आवश्यक होता है। शोध के लिए संकलित सामग्री के उपयोग से पहले निम्न कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना अपेक्षित है। पहला, सामग्री का संपादन। शोधार्थी को सबसे पहले संकलित सामग्री का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि कहीं संकलन के समय कोई आवश्यक सामग्री छूट तो नहीं गई। यदि ऐसा है तो पहले उस सामग्री का संकलन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार सामग्री के संकलन के बाद उसका विवेचन, विश्लेषण पूर्ण होने पर फिर से किसी सामग्री के संकलन का समय नहीं रहता और फिर इससे प्रबंध लेखन का काम बाधित होता है। अपूर्ण सामग्री से शोध का निष्कर्ष सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। इससे शोध संबंधी की गई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। साथ ही शोधार्थी को सामग्री संपादन के समय आलोच्य विषय से अनुपयोगी तथ्यों को अलग कर देना होगा। दूसरा है प्रामाणिकता की जांच। सामग्री संकलन के बाद दूसरे चरण में शोधार्थी को समग्र संकलित सामग्री की प्रामाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों से लिए गए साक्षात्कार, भेंट वार्ता आदि द्वारा संकलित सामग्री में कई तथ्य ऐसे होते हैं जो आपस में मेल नहीं खाते। ऐसे तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध होती है। शोधार्थी को उन सभी उद्धरण की भी प्रामाणिकता जांच लेनी चाहिए जो उसने अन्य पुस्तकों से संकलित किए हैं। उद्धरण की मूल कृति को खोजकर उसके संदर्भ को देखने से उस उद्धरण की मूल स्थिति का ज्ञान सही होता है, और यदि मूल कृति उपलब्ध नहीं हो तो वहाँ फुटनोट में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उक्त उद्धरण किस पुस्तक से साभार उद्धृत किया गया है।
शोधार्थी की कोशिश यही होनी चाहिए कि वह ऐसे उद्धरण का उपयोग न करे। शोधार्थी सामग्री के प्रति जितना सजग सतर्क होगा, उतना ही वह सामग्री की प्रामाणिकता के अधिक निकट पहुंचने में समर्थ हो सकेगा। तीसरा है विश्लेषण की दृष्टि। सामग्री संकलन की प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद शोधार्थी को सामग्री के विवेचन विश्लेषण के लिए विवेक और ईमानदारी को बनाए रखते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। अपनी चिंतन शक्ति द्वारा संकलित सामग्री को शोधार्थी शोध के निष्कर्ष की दृष्टि से विश्लेषित करता है। शोध का लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। शोधार्थी उसे संभाव्य रूप में ही मानकर चलता है, इसलिए कई बार शोध के लिए एकत्रित तथ्यों के उपयोग से कुछ नए तथ्य भी उभरकर सामने आ जाते हैं, जो शोधार्थी के लक्ष्य की दिशा ही बदल देते हैं। अतः सामग्री के गहन अध्ययन और विश्लेषण के बाद ही उसे उपयोग में लाना चाहिए, जिससे शोध से प्राप्त सत्य की संगत प्रतिष्ठा हो। शोध सामग्री का विश्लेषण कर लेने के बाद शोधार्थी का लक्ष्य उस सामग्री को शोध प्रबंध के लिए पूर्ण उपयोगी बनाना होता है। शोध की संपूर्ण सामग्री एक ही विषय से संपृक्त होती है, अतः शोधार्थी उस सामग्री को सभी ओर से संयुक्त रूप से अध्यायों के क्रम से जोड़ देता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें अध्याय क्रम के अनुसार यदि सामग्री समायोजित नहीं हो पाती है तो शोध निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए सामग्री के उचित विश्लेषण, विवेचन और संयोजन द्वारा उसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार विषय चयन, रूपरेखा निर्माण और यथोचित सामग्री के संकलन संचयन के बाद शोध प्रबंध के लेखन का कार्य आरंभ होता है और विविध सोपानों से गुजरते हुए वह पूर्णता की प्राप्ति करता है। धन्यवाद। इस विषय का संदर्भ हरीश अरोड़ा की पुस्तक शोध प्रविधि और प्रक्रिया में देखा जा सकता है। धन्यवाद।